गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फिर अपने ई लर्निंग क्लासेस के माध्यम से डीएलएड सेकेंड ईयर के लिए लेक्चर नंबर 5 यूनिट फर्स्ट से टॉपिक है बुद्धि की अवधारणा एवं सिद्धांत। तो बुद्धि की अवधारणा जैसे हमने फर्स्ट लेक्चर में अपना पार्ट 1 में पढ़ा था, इसका ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था बुद्धि की अवधारणा, ये हम पढ़ चुके हैं। इसमें विभिन्न जो हमारे मनोवैज्ञानिक हैं इनके सिद्धांतों के बारे में हमने पढ़ा था। उन्होंने अलग अलग जो अपने विचार दिए थे उनको थॉट्स को हमने पढ़ा था। अब जो है उस पढ़ेंगे हम लोग इसका सिद्धांत। ठीक है, बुद्धि का सिद्धांत क्या है। तो सिद्धांत के माध्यम से, तो सिद्धांत जो है वह तो बुद्धि का जो सिद्धांतिक समझ है उसके अनुसार पहले क्या था कि बुद्धि को हम लोग पढ़ते थे, दर्शन शास्त्र में बुद्धि का अध्ययन हुआ करता था पहले के समय में। जब शुरू हुआ यह अवधारणाएं बाद में बनी सिद्धांतिक समझ से पहले जो सैद्धांतिक समझ था वो हम लोग दर्शन शास्त्र में बुद्धि के बारे में पढ़ा करते थे। अब मनोविज्ञानी का एक अलग, अब बाद में मनोविज्ञान जो है एक अलग विज्ञान के रूप में अलग हो गया, उसको अलग विज्ञान माने जाने लगा। अब तब भी जब अलग विज्ञान हो गया तब हम लोगों ने, तब उसके बाद क्या हुआ कि अलग अलग अनेक मतलब रूप में विकास होने के बाद, मतलब एक अलग विज्ञान के रूप में विकास होने के बाद उसके सिद्धांतों का विकास हुआ। बुद्धि के मुख्य सिद्धांत जो है वह कौन कौन से हैं, ये इन पॉइंट के माध्यम से आप देखिए। वैसे इसके और अन्य भी सिद्धांत हैं, लेकिन अभी हम लोग फिलहाल 3 सिद्धांत के बारे में जानेंगे। तो पहला है हमारा तो मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत, इसको एक कारक सिद्धांत भी कहते हैं। इस फिगर के माध्यम से आप इसको देख सकते हैं। मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत, एक कारक सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार इसका विकास जो हुआ था इस सिद्धांत का, वह 18वीं से 19वीं सदी में हुआ था। उसके अनुसार व्यक्ति या मन अनेक योग्यताओं से मिलकर बना है। उसने एक बार यही 18वीं और 19वीं शताब्दी में सिर्फ यही एक दे दिया गया सिद्धांत कि हमारा बुद्धि जो है वह अनेक मानसिक योग्यताओं से मिलकर बना है और व्यक्ति का मन जो है वह भिन्न प्रकार के योग्यताओं का संग्रहण है। तो यह जो है 18वीं 19वीं सदी का ये सिद्धांत हुआ। इसमें क्या 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 है, तो जैसे तर्क शक्ति, स्मरण शक्ति, विभेदन क्षमता और इस तरह से, और जो है वह कल्पना शक्ति। तो इन सारी शक्तियों को मिलके भी, इन सारी शक्तियों को एक ही जगह कहा गया कि इन सबों के द्वारा बुद्धि जो है वह एक मानसिक अवधारणा, उन्होंने बुद्धि का एक मनोविज्ञान बताया, इसलिए उन्होंने कहा कि वह एक मानसिक योग्यताओं का संग्रहण है। तो यह हो गया हमारा मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत, एक कारक सिद्धांत जिसको हम लोग कहते हैं। आप ये फिगर, उसके बाद आता है हमारा दूसरा पॉइंट, बुद्धि का द्विकारकीय सिद्धांत। तो इसका ये हो गया आपका फिगर कि इसमें कैसे बुद्धि बढ़ती है, कैसे इसका सिद्धांत, इसका कैसे क्या बहुकारकीय सिद्धांत को कैसे नहीं, बुद्धि का द्विकारकीय सिद्धांत को कैसे हम लोग इसको कैसे व्यक्त करेंगे। तो बुद्धि का जो द्विकारकीय सिद्धांत है प्रतिपादन, इसको चार्ल्स स्पीयरमैन इसके प्रतिपादक थे। चार्ल्स स्पीयरमैन इसके बुद्धि के द्विकारक अलग अलग सिद्धांतों को, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि बुद्धि के इतने दिनों के मानव के विकास के इतिहास में भी बुद्धि के बारे में पूर्णतः सबका एक मत नहीं हो पाया है। सबकी अलग अलग अवधारणाएं हैं, सबका अलग अलग सिद्धांत है। तो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने हर एक पॉइंट पे अलग अलग अपना अपना सिद्धांत दिया है। तो ये जो बुद्धि का द्विकारकीय सिद्धांत उन्होंने इसके प्रतिपादक चार्ल्स स्पीयरमैन है। उन्होंने 1904 में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अब इन्होंने क्या किया कि बुद्धि को जो है वो 2 भागों में बांटा चार्ल्स स्पीयरमैन ने, सामान्य कारक और विशिष्ट कारक। तो इसमें अब बुद्धि का द्विकारकीय सिद्धांत में पहला हो गया ए, सामान्य कारक, और दूसरा हो जाएगा बी, विशिष्ट कारक। तो इन्होंने इन 2 भागों में इसको बांटा। तो सामान्य कारक जो कहा जाता है उसमें उसको जो होता है वो जनरल फैक्टर होता है। तो
तो इसमें यह व्यक्ति की जन्मजात शक्ति है। सामान्य कारक जो होता है बुद्धि का, उसमें क्या है कि वह फर्स्ट पॉइंट है कि वह व्यक्ति की जन्मजात शक्ति है। यह एक सामान्य मानसिक क्रिया है। यह एक सामान्य मानसिक क्रिया है, मतलब हर इंसान के अंदर ये क्रिया होती है। यह किसी व्यक्ति में हमेशा एक समान रहती है। उन्होंने इस सामान्य कारक में कि प्रत्येक व्यक्ति में पाई जाती है और समान स्थिति में रहती है, ऐसा उन्होंने माना। फिर अगला है उनका कि इसकी भाषा भिन्न भिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न पाई जाती है। यानी जिसकी जैसी बुद्धि, जैसा विवेक होता है, उसी के अनुसार व्यवहार करता है। तो इसीलिए कह रहे कि बुद्धि की जो भाषा है वह भिन्न भिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न रूप में पाई जाती है। जिस व्यक्ति में यह कारक जितना अधिक होता है वो जीवन में उतना ही अधिक सफल होता है। मतलब जितना ही अधिक बुद्धिमान व्यक्ति होगा वह जीवन में उतना ही अधिक सफल होगा। तो यह हो गया हमारे ये जो है वो सामान्य कारक। अब आता है इसका विशिष्ट कारक। विशिष्ट कारक है तो यह जन्मजात नहीं होता है, अब उसके विपरीत हो जाता है विशिष्ट कारक में। इसे वातावरण से सीखा जाता है। अब अपने विशिष्ट कारक में वो उसी चीज को काटते हैं। पहले कहते हैं कि एक सामान्य कारक है, अपने इस सामान्य कारक में कहते हैं कि बुद्धि एक सामान्य प्रक्रिया, लेकिन जब वो दूसरा अपना विशिष्ट कारक जब बताते हैं तो कहते हैं कि ये सामान्य प्रक्रिया नहीं है, यह वातावरण पर आधारित होती है। मतलब जैसे कि जिस वातावरण में बच्चे को रखा जाए उसी के अकॉर्डिंग उसकी बुद्धि का विकास होता है। अगर उसको बहुत अच्छे वातावरण में रखा जाता है तो अधिक बुद्धिमान होगा। बच्चा चाहे किसी बैकग्राउंड का हो, अगर उसे लाके स्पेयर रखा जाए जिस वातावरण में, उसी के अकॉर्डिंग उसकी बुद्धि का विकास होगा। तो इस प्रकार उन्होंने कहा है कि विशिष्ट कारक में कहा है कि यह जन्मजात नहीं होता है, वातावरण के अनुसार इनकी वृद्धि या कम वृद्धि होती है। इसकी मात्रा भिन्न लोगों में भिन्न भिन्न पाई जाती है। ये तो बात सही है कि अनेक लोगों में जो हमारे हैं, अनेक लोग जो हैं उनमें बुद्धि की जो मात्रा है वो अधिक या कम अलग अलग रूप में, स्वरूप में पाई जाती है। उसके बाद विशिष्ट कारक में आता है कि इसका प्रयोग व्यक्ति विशिष्ट परिस्थितियों में करता है। मतलब समान, उनके अनुसार विशिष्ट कारक ये हो गया कि समान हैबिचुएटेड जो है उसमें बुद्धि की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब वो जो एक कहते हैं कि आपका एक आदत हो जाता है सब कामों को करने का। बुद्धि का प्रयोग जब आप वही करते हैं जहां पे आपकी मतलब कुछ ऐसी असामान्य परिस्थिति आ जाए या वहां पे आवश्यकता हो, तो एक विशिष्ट परिस्थिति में बुद्धि का प्रयोग किया जाता है। तो यह हो गया इनका विशिष्ट कारक। तो इस प्रकार हम इस चार्ल्स स्पीयरमैन के सामान्य कारक एवं विशिष्ट कारक के बारे में जाना। इसे आप इस फिगर के माध्यम से देख सकते हैं। अब आता है तीसरा बुद्धि का बहुकारकीय सिद्धांत। तो बुद्धि का बहुकारकीय सिद्धांत जो है वह एसआर थ्योरी और एसआर थ्योरी पर आधारित है। एस मतलब एस और आर, आपको जैसा मैंने क्लास में बताया है। तो एसआर थ्योरी क्या है? एस जो है स्टिमुलस और आर जो है वह रेस्पॉन्स। तो यह हो गया, एस जो है होगा स्टिमुलस और रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स हो गया आपका ये। तो यह जो है वह इस स्टिमुलस और रिस्पॉन्स थ्योरी पर एसआर थ्योरी इसको हम बोलेंगे। दोनों को मिलाएंगे तो इसको कहेंगे एसआर थ्योरी। तो बुद्धि का बहुकारकीय सिद्धांत एसआर थ्योरी पर आधारित है, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स। तो पहले हम ये जानेंगे स्टिमुलस क्या है। तो यह होता उद्दीपक और अनुक्रिया। मैं आपको लेक्चर में बताया था मैंने कि उद्दीपक क्या है और अनुक्रिया क्या है। तो इसी आधार पर बुद्धि का बहुकारकीय सिद्धांत आधारित है। इस सिद्धांत के प्रतिपादक थार्नडाइक है। इस सिद्धांत के प्रतिपादक थार्नडाइक हैं। अलग अलग सिद्धांतों को अलग अलग हमारे मनोवैज्ञानिकों ने दिया है।
तो यह जो है बुद्धि का बहुकार्यीय सिद्धांत वह थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है। वह किसी भी व्यक्ति की सामान्य बुद्धि को नकारते हैं। वे किसी समान बुद्धि की बात को नहीं मानते हैं। उनके अनुसार सामान्य बुद्धि जो है वह नाम की कोई चीज ही नहीं होती। ऐसा मानते हैं थॉर्नडाइक कि सामान्य बुद्धि नाम की कोई चीज नहीं होती है, वो सामान्य बुद्धि नाम नहीं होती है। व्यक्ति वातावरण के उद्दीपकों मतलब वातावरण के उद्दीपकों के प्रति विभिन्न प्रकार की अनुक्रियाएं करता है। उसके अनुसार बुद्धि उद्दीपक और अनुक्रियाओं के संबंधों का परिणाम है। वह ये कहते हैं कि एस और आर की जो आपस में जो प्रतिक्रिया है उसी का परिणाम बुद्धि है। मतलब जैसा वातावरण में उद्दीपक आकर्षित करता है, जब आदमी को उसमें इंटरेस्ट, जैसे उद्दीपक बताया गया है, आप लोग जैसे आपने सुना है कि उद्दीपक जो आकर्षित करता है, जो आपको प्रेरित करता हो, तो वह चीज जो आपको उत्प्रेरित करती हो, तो अब वो उद्दीपक हो गया। और उस पर जो अनुक्रिया करता है इंसान, तो वह जो उसमें जो उसकी बुद्धि का, तो उन दोनों के जो प्रतिक्रिया होती है वही हो जाता है, उन्हीं संबंधों का परिणाम थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि है। मतलब थॉर्नडाइक ने बुद्धि की 4 विशेषताएं बताई हैं। कौन कौन सी? तो पहली विशेषता है कि अस्तर क्या है? तो इस योग्यता से अभिप्राय व्यक्ति की उस योग्यता से है जिसके कारण वह एक स्तर तक कठिनाई वाले कार्य कर सकता है। मतलब वो एक स्तर तक ही, मतलब अगर उसके बाद उससे कठिन प्रश्न, जैसे कि आप जानते हैं कि जिस बच्चे का एज, अगर एज के अनुसार उसकी बुद्धि होती है, या अगर हम वातावरण की अनुक्रिया ही कहें अगर उसके अनुसार, तो एक खास स्तर तक ही हर इंसान की अपना एक स्तर होता है बुद्धि का, और कठिनाई का स्तर भी उसके बुद्धि के अकॉर्डिंग होता है। अगर उस स्तर के बाद उसको अगर कठिन प्रश्न पूछे जाए, कठिन परिस्थितियां आ जाए, तो वह वह सामना नहीं कर सकता है। इसलिए थॉर्नडाइक के अनुसार स्तर जो है वह पहला पॉइंट हो गया कि बुद्धि का स्तर की आवश्यकता, स्तर का एक अपना स्थान है, और एक स्तर तक ही हर इंसान वह अपनी समस्याओं का समाधान कर सकता है। दूसरा आता है रेंज। तो रेंज से अभिप्राय है कि व्यक्ति की वह योग्यता जिसकी सहायता से वह एक निश्चित स्तर से एक से अधिक प्रश्नों को हल कर सकता है। वह जो कहते हैं कि रेंज जो है वह उसका बढ़ घट सकता है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जिनमें उन बुद्धि का प्रयोग करके वो उसको बना भी सकता है, उसका रेंज बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। तो ये उनका दूसरा पॉइंट हो गया, रेंज। तीसरा हो गया क्षेत्र। तो बुद्धि के प्रत्येक स्तर पर रेंजों का योग क्षेत्र है। मतलब बुद्धि का जितना भी स्तर है उसमें जो रेंज, जितने रेंज तक वह जाता है, उनको सबको जोड़ा जाए तो वह बुद्धि का क्षेत्र बन जाता है। तो किस रेंज तक व्यक्ति की बुद्धि गई है, तो यह जो है वह एक रेंज बन जाता है। तो ये हो गया क्षेत्र। तो यह जो है उसमें हम इसको ऐसे लिखेंगे, पहला हो गया ए स्तर, बी हो गया आपको रेंज, सी हो गया क्षेत्र, और डी हो गया आपको गति। ये उन्होंने चार पॉइंट्स के माध्यम से, इन 4 भागों के माध्यम से बताने की कोशिश की थॉर्नडाइक ने। तो चौथा हो गया गति। तो गति से क्या अभिप्राय है? तो गति से अभिप्राय व्यक्ति की समस्याओं के हल करता है। मतलब व्यक्ति की समस्याओं को हल करता है गति से। यहाँ पे वो उसी अनुपात में बुद्धिमान है, व्यक्ति उनके अनुसार उसी अनुपात में बुद्धिमान है जिस अनुपात में, मतलब जैसे कि वह जैसी समस्या उसके सामने आती है। तो यह हो गया उसका गति। तो इस प्रकार बुद्धि का सिद्धांत या ये सैद्धांतिक समझ में हमने इन 3 पॉइंट के माध्यम से मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत और बुद्धि का बहुकारकीय सिद्धांत के बारे में पढ़ा। आगे हम जो है वह थर्स्टन और का समूह कारक सिद्धांत, गिलफोर्ड का सिद्धांत, इन सब चीजों के बारे में जानेंगे अपने अगले लेक्चर के माध्यम से। चलिए, थैंक यू।